ॐ शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आज हम हमारा वाद परंपरा बोल के जो हमारा कोर्स है उसमें अति मुख्यतम जो विषय है व्याप्ति बोलते हैं उसको। वो व्याप्ति के विषय में आज हम थोड़ा जानकारी लेंगे। इसका नाम है आंग्ल भाषा में डेफिनेट कोरिलेशन, डेफिनेट कॉन्कमिटेंस, ऐसा बहुत नाम है इसका। हिंदी भाषा में हम ऐसा जान सकते हैं कि अविनाभाव संबंध, ये जो है यही व्याप्ति है। और यही लोग स्किलफुल, यही लोग पंडित, यही लोग स्कॉलर, यही लोग निपुणतम होंगे जो ज्यादा विषयों में व्याप्ति को जानता है। वही इस प्रपंच में स्किलफुल बोलते हैं। यही लोग ज्यादा पैसा भी कमाते हैं। जिसके पास व्याप्ति का ज्ञान ज्यादा है वही पैसा ज्यादा कमाता है, वही किसी चीज को कंट्रोल कर पाता है, मैनिपुलेट कर पाता है, प्रेडिक्ट कर पाता है। इसीलिए व्याप्ति जो है वो बहुत अहम चीज बन जाता है। आज हम थोड़ा उसके विषय में उदाहरण भी देखेंगे। मैंने मेरा पिछले क्लास में भी आपको ये बोला, ये है कि अन्वय व्याप्ति बोलते हैं। वेरेवर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। H बोले तो हेतु, S बोले तो साध्य। जहां जहां हेतु है वहां वहां साध्य है। वेरेवर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, और वेयर देयर इज नो फायर देयर इज नो स्मोक। इसको हम बोलते हैं व्यतिरेक व्याप्ति। व्याप्ति में बहुत प्रकार है और उन प्रकारों में प्रसिद्ध ये दो प्रकार है, अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति। मैं यही दो प्रकारों के ऊपर एम्फोसिस करूंगा मेरे कोर्स में, और बाकी जो व्याप्ति है उसमें ज्यादातर नहीं जाऊंगा। यहाँ जहां जहां धुआं है तहां वहां वहां वन्ही है, जहां वन्ही नहीं है वहां धूम नहीं है। ये आपको मालूम हो गया है। और एक विषय है पक्ष, साध्य और हेतु। ये जो व्याप्ति है, ये व्याप्ति साध्य और हेतु, ये दोनों चीजों के बीच में जो रिलेशन है उसको, उसके विषय में ही है ये व्याप्ति। पक्ष को व्याप्ति में कोई प्रवेश नहीं है। देयर इज नो रिलेशन फॉर द पक्ष और द लोकेशन, or the location for the vyapti, and the vyapti is known in a different place than paksha. हमने हमारा पिछले क्लास में भी ये सीखे थे कि उदाहरण जो है वो बहुत अहम होता है। इस पर्वत के ऊपर वन्ही है क्योंकि मैं धूम को देख पाता हूं, जैसा मेरा होमशाला, जैसा मेरा यज्ञशाला, जैसा मेरा दादी माँ का किचन। ये जो दृष्टांत है इसी को हम उदाहरण भी कहते हैं। वो उदाहरण भी बहुत अहम होता है। ये जो उदाहरण है ये पक्ष नहीं होता, पक्ष के अलावा जो होता है वो ही उदाहरण होता। यहां तक क्लियर है? तो हम एक उदाहरण लेके प्रथम तरह का व्याप्ति को हम समझेंगे। अभी तक हमारे पास बहुत तरह की अनुमान प्रयोग का उदाहरण आ गया है। जैसे इस व्यक्ति को डायबिटीज है क्योंकि इसका शुगर लेवल 140 से ज्यादा है। यहाँ एक बहुत बड़ा सा एक्सीडेंट हो गया है क्योंकि वे वहां में एक विलक्षण शब्द को सुन पा रहा हूं, बहुत बड़ा सा शब्द सुना था। इस तरह की बहुत जगहों में हमने
अनुमान प्रयोग कर लिया, अभी हमको उसमें जो व्याप्ति है उसका भी आइडेंटिफिकेशन करना पड़े, जरूरत है। इसलिए हम ये देखेंगे, वेयर देर इज नो फायर देर इज नो स्मोक। ये आंग्ल भाषा में एक स्टेटमेंट बन गया। जहां फायर नहीं है, जहां अग्नि नहीं है, वहां धूम नहीं है। जहां अग्नि नहीं होता है वहां धूम भी नहीं होता है। ये एक तरह का व्याप्ति बन जाता है। वेयर देर इज नो फायर देर इज नो स्मोक। देखिए, मेरा अनुमान प्रयोग ये था, इस पर्वत में वन ही है क्योंकि मैं धूम को देख पा रहा हूं। ये मेरा सेंटेंस है। देर इज फायर ऑन दिस माउंटेन बिकॉज आई कैन सी स्मोक कमिंग आउट ऑफ इट। अभी मुझको ये एस्टैब्लिश करना है, जहां जहां धूम है वहां वन ही है। इसको मैं कैसा करता हूं? इसको मैं ऐसा भी कह सकता हूं, जहां जहां धूम है वहां वन्ही है। इसका और एक अर्थ है, जहां वन्ही नहीं है वहां धूम नहीं है। उसी चीज को अलग अलग ढंग से कहना। जिसका ब्लड शुगर लेवल 140 से ज्यादा नहीं होता है या 110 से ज्यादा नहीं, वो नंबर कुछ भी हो सकता है, वो सिम्टम नहीं है तो ये रोग नहीं है। ये शब्द नहीं है तो ये हलसा नहीं हो सकता है। ऐसा हम व्यतिरेक दिशा में भी सोच कर सकते हैं। ओके, ये एक तरह का व्याप्ति हो जाता है। और दूसरी तरह का व्याप्ति है, आप ये आंग्ल भाषा में जो स्टेटमेंट है उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। वेयर देर इज नो फायर देर इज नो स्मोक। जहां वन्ही नहीं है वहां धूम भी नहीं होता है। ये देखिए, वेर एवर देर इज स्मोक देर इज नो एब्सेंस ऑफ फायर। देखिए, मेरा आंतरंगिक क्या बोलते हैं अनुभव क्या है? जहां धूम है वहां वन्ही है। ये बहुत सिंपल है, जहां धूम है वहां वन्ही है। इसको प्रूव करने के लिए मैं पहले पहले ये ऐसा भी टेस्ट कर सकता हूं, जहां वन्ही नहीं है वहां धूम नहीं है, तो मेरा सेंटेंस ट्रू है। मेरा जो पिछला व्याप्ति है वो अच्छा व्याप्ति है। जहां जहां धूम है वहां वन्ही है। इसको प्रूव करने के लिए ये एक पद्धति है। ये पहला पद्धति है। दूसरा पद्धति क्या है? वेरेवर देयर इज स्मोक, जहां जहां धूम होता है वहां वन्ही का अभाव नहीं होता है। सर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं? जी, वन्ही का मतलब वाइल्ड फायर है या फायर है? कुछ भी हो सकता है। वन्ही बोले तो फायर है, वाइल्ड फायर फायर। नहीं है। ओके, मुझे लगा वन है तो वन्ही शायद। नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं। ओके, थैंक अभी देखिए, इसमें वेरेवर देयर इज स्मोक, इसका अर्थ क्या है? जहां जहां धूम है, वेरेवर देयर इज स्मोक, जहां जहां धूम है वहां वन्ही का अभाव नहीं है। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वन्ही है, क्योंकि जहां जहां धूम है वहां वहां वन्ही को ही हम निरूपण करने वाले हैं। उसी का प्रोसेस में है हम, इसीलिए उसको हम निरूपण करने के लिए ये दो अभावों का एक वाक्य हम लेते हैं। जैसा वेरेवर देयर इज स्मोक, जहां जहां धूम है वहां वन्ही का अभाव नहीं है। वन्ही का अभाव नहीं है। हम देखेंगे इसको, इस चित्र में देखेंगे। धूम बोले तो स्मोक, वो कहाँ है? मेरा पाकशाला में है धूम। वहां किसका अभाव है? वन्ही का अभाव है, ऐसा मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि इस पाकशाला में वन्ही नहीं है तो
धूम भी नहीं होता, फिर भी मैं धूम को देख पा रहा हूं। इसीलिए यहाँ जो अभाव है वो वन्ही का अभाव नहीं है और दूसरा पदार्थों का अभाव है। मैंने यहाँ एक घट का अभाव, घट बोले तो एक पॉट, पॉट का अभाव को लिया था। उस पॉट का जो अभाव है, घट का जो अभाव है, उसका असंबंधी हो जाता है मेरा वन्ही। उसका अर्थ क्या है? जहां जहां धूम है वहां वन्ही का अभाव नहीं है। यदि यहाँ वन्ही का अभाव होता तब धूम और वन्ही के बीच में अविनाभाव संबंध नहीं है, ऐसा मैं बोल सकता। फिर भी मैं वैसा नहीं बोल पा रहा हूं क्योंकि धूम का कारण ही वन्ही है। कारण नहीं है तो कार्य भी नहीं हो। सभी तरह का कार्यों के लिए कारण का आवश्यकता है। इसमें थोड़ा समझ में आया है क्या दूसरा वाला की व्याप्ति? दूसरा व्याप्ति जो है, कुछ प्रश्न है क्या? पहला वाला बहुत सिंपल था। तो हर जहां व्याप्ति वन्ही, में कार्य कारण संबंध रहेगा ही। हाँ, सभी जगहों में कार्य कारण का संबंध होने की जरूरत भी नहीं। अभी देखिए, ये बड़ा सा शब्द मैंने सुना और वहां बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। मैं ये अनुमान कर रहा हूं कि इस मार्ग में एक बड़ा सा एक्सीडेंट हुआ है क्योंकि मैं एक बड़ा शब्द को सुन पा रहा हूं। ये जो बड़ा शब्द को सुन पा रहा हूं, इसको और एक्सीडेंट को कोई कार्य कारण भावन नहीं है। एक्सीडेंट का एक्सीडेंट इसका कारण नहीं है। एक्सीडेंट भी एक कारण हो सकता है। किंतु ये दो, जो ये शब्द और ये एक्सीडेंट जो है वो अविनाभाव है। बोले तो जब जब ये पेक्यूलियर साउंड आता है तब तब एक एक्सीडेंट हो जाता है। कार्य कारण नहीं है, फिर भी अविनाभाव संबंध है। जैसा धूम और वन्ही के बीच में कार्य कारण भावन नहीं है, कार्य कारण भाव जैसा है वैसा उसमें नहीं। ओके, ये दूसरी तरह का व्याप्ति बन गया। अभी हम तीसरी तरह का व्याप्ति को देखेंगे एक बार। इसको हम बोलते हैं व्यतिरेक व्याप्ति। ये पहले दो जो है वो अन्वय व्याप्ति बोलते हैं। अन्वय व्याप्ति का ये अर्थ है जहां जहां हेतु है वहां वहां साध्य है। इसको निरूपण करने के लिए जो व्याप्ति मैं लेता हूं वो मेरा अन्वय व्याप्ति हो जाता है। अभी मैं आपको दूसरी तरह की व्याप्ति के पास लेकर जाता हूं जिसका नाम है व्यतिरेक व्याप्ति। उसका लौकिक वाक्य में ऐसा मैं निरूपण कर सकता हूं, इस पर्वत के ऊपर वन्ही है क्योंकि धूम को मैं देख पा रहा हूं। यदि इस पर्वत में वन्ही नहीं होगा, धूम भी नहीं हो सकता। जैसा जलप्रद, जैसा नदी, जैसा गंगा नदी, गंगा नदी के अंदर धूम नहीं है, वन्ही भी नहीं है, वैसा ही ये भी होना है, फिर भी वैसा नहीं है, इसीलिए यहाँ वन्ही है। ऐसा थोड़ा, ये थोड़ा ट्विस्ट होता है। इसको एक बार हम देखेंगे। इसको बोलते हैं हम व्यतिरेक व्याप्ति। व्यतिरेक व्याप्ति में क्या है? wherever there is no fire there is no absence of smoke। देखिए, पहली तरह का जो व्याप्ति है और अंत में जो व्याप्ति है, इन दोनों के बीच में बहुत स्वल्प ही व्यत्यास है। मेरा जो पहली तरह की व्याप्ति है उसमें मैं वेरेवर बोल के, जहां जहां वन्ही नहीं है वहां वहां धूम नहीं होगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। जहां वन्ही नहीं है वहां धूम नहीं होता।
किंतु मेरा तीसरा जो व्याप्ति है यहाँ मैं बोल रहा हूं, वेर एवर देर इज नो फायर देर इज नो एब्सेंस ऑफ स्मोक। सर ये इंग्लिश थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है. नो एब्सेंस ऑफ स्मोक मतलब स्मोक इज देयर, बट वी आर सेइंग ओके व्हेन ओके, देयर इज नो फायर देयर इज स्मोक. wherever there is no fire there is no smoke, there is no absence of, okay, no absence of, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, बोलता हूँ इसमें भी बोलता हूँ। वन्यभाव व्यापकीभूता भावः धूमाभावः धूमाभावस्य प्रतीक। ओके, wherever there is no fire there is no smoke. एक मिनट, ऐसा हम ले सकते हैं, wherever there is no fire there is no smoke। इसको निरूपण करना उतना आसान नहीं है, क्योंकि जहां जहां wherever बोल के एक शब्द आ जाता है और जहां जहां ये वीप्सा बोलते हैं, संस्कृत भाषा में इसको ही वीप्सा बोलते हैं। जैसा जहां जहां धूम है वहां वहां वन्ही है, इसको निरूपण करना बहुत आसान नहीं है। इसके लिए हम शास्त्र में ये करते हैं कि जहां वन्य भाव है वहां जो अभाव है, उस अभाव से असंबद्ध जो रहता है उसको हम व्यापक बोलते हैं। जैसा आप यहाँ भी देख सकते हैं, धूम जहां था वहां क्या नहीं है, मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि वहां वन्ही नहीं है। ऐसा ही वन्ही यहाँ जहां नहीं है वहां क्या नहीं है, घट नहीं है, धूम भी नहीं, क्योंकि वन्ही रूप कारण नहीं होने से धूम रूप कार्य भी नहीं हो। सर ये घट कहाँ से आ गया? हाँ, घट को भी लाना पड़ता है, क्योंकि मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि धूमाभाव नहीं है। देखिए ये थोड़ा ट्विस्टिंग है, मैं ये बोल सकता हूं कि घटाभाव नहीं है, किंतु मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि धूमाभाव नहीं है, क्योंकि वहां धूमाभाव है। मुझको ये निरूपण करना है कि जहां जहां वन्ही नहीं है वहां वहां धूम भी नहीं है। हाँ, पर उसमें घटा भाव कहाँ आया? वन्नी और धूम के बीच में घटा भाव कहाँ से आ गया? मतलब किसी एक चीज का अभाव को लाना पड़ता है। अभी देखिए ये सिनेरियो में मुझको धूम और वन्ही के बीच में अविनाभाव संबंध को स्थापित करना है। हाँ। ओके, इसीलिए मैं घटा भाव को लेकर आ सकता हूं। ये बहुत सिंपल है, धूम जहां है वहां घट नहीं है, मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि वन्ही नहीं है। Okay, am I clear here? I cannot state that there is no fire here because fire is the reason or the cause of dhuma. Okay, that is why I brought one more entity called Ghatabhav. ओके, सो घट I की cannot जगह हम place कोई भी और पदार्थ यूज कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं. घट की जगह कोई और पदार्थ भी यूज कर सकते हैं. किसी को भी ले सकता हूँ मैं, एक काऊ को लेकर आ काऊ, सकता हाँ. हूँ, किसी को भी लेकर आ सकता हूँ जो चीज वहां नहीं। ओके ओके, एग्जाम्पल देने के लिए हाँ, कोई एग्जाम्पल देने के लिए एक चीज, मुझको ये बोलना है कि घटा भाव के स्थान में मैं वन्ही को नहीं ले सकता, लेकर आ सकता हूँ। ओके, क्योंकि वन्ही नहीं है तो वहां धूम भी नहीं होगा। ये मेरा रीजनिंग है। यहाँ जो है मुझको ये स्थापित करना है कि वन्य भाव और धूमा भाव, इन दोनों के बीच में, अभावों के बीच में अविनाभाव संबंध है। अभी आप देखिए, जहां जहां धूम है वहां वहां वन्ही है, ये अन्वय व्याप्ति हो गया है। जहां जहां वन्ही नहीं है वहां वहां धूम भी नहीं है, ये व्यतिरेक व्याप्ति होगी। क्योंकि इस
युक्ति में मैं दो अभावों के बीच अविनाभाव संबंध को लेकर आ रहा हूं। हम्म, ओके, यहाँ घट नहीं है ऐसा बोल सकता हूं, किंतु धूमाभाव नहीं है ऐसा नहीं बोल सकता हूं। ये मेरा तात्पर्य है। जहां वन्ही नहीं है वहां धूमाभाव नहीं है ऐसा नहीं बोल सकता हूं। इसका अर्थ क्या है? जहां जहां वन्ही नहीं है वहां वहां धूम भी नहीं है। इसको निरूपण करने के लिए मुझको अंतर, बीच में एक पदार्थ नहीं है ऐसा मुझको लाकर छोड़ना पड़ता है। इसका अर्थ क्या है? वन्य भाव और घटा भाव के बीच में अविनाभाव संबंध नहीं है। जहां वन्य नहीं है वहां भी घट हो सकता है कभी कभी। जहां घट नहीं है वहां भी वन्य हो सकता है। इन दोनों के बीच में अविनाभाव संबंध को मैं नहीं स्थापित कर रहा हूं। मेरा स्थापन ये है, मेरा निरूपण ये है कि धूमा भाव और वन्य भाव के बीच में एक अविनाभाव संबंध है। जैसा जहां जहां वन्य नहीं है वहां वहां धूम भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वन्य ही धूम के लिए कारण बन जाता है। कारण नहीं है तो कार्य भी नहीं होगा। ओके, इस तरह का तीन तरह का व्याप्ति होता है। इसके ऊपर हम थोड़ा हमारा खुद का एग्जाम्पल भी बना सकते हैं। जैसा हमने खुद अनुमान प्रयोग करने का अभ्यास किया है। किसी भी चीज को देखकर हम अभ्यास कर सकते हैं। हमारा क्लासरूम से ही एक एग्जाम्पल लिया था कि मैं मेरा हाथ को ऊपर करता हूं तो प्रश्न का अभिव्यक्त करने का इच्छा मेरे में है, ऐसा आप अनुमान कर सकते हैं। किसी व्यक्ति का मुंह को देखते ही, उसको देखते ही आप पता कर सकते हैं कि क्या उनका दिल कैसा है, उसका उसका क्या बोलते हैं, मनस्थिति कैसा है, इसका भी आप अनुमान कर सकते हैं। किसी उदासीन व्यक्ति को देखकर आप ये अनुमान कर सकते हैं कि इसको मन में कुछ दुख है, ऐसा अनुमान आप कर सकते हैं। इसी तरह हम व्याप्ति को भी जान सकते हैं। जहां जहां इस तरह का जेस्चर बोले तो मुख में जो विकास और मलिनता हाव जो भाव, है, क्या बोलते हैं? हाव भाव, हाँ, हाव हाव भाव या भाव। एक्सप्रेशन। मुख में जो हाव भाव है, जहां जहां इस तरह का हाव भाव होता है वहां ये मनस्थिति हो सकता है। ऐसा आप व्याप्ति कह सकते हैं। इस व्याप्ति का जो प्रक्रिया है उसको अच्छी तरह से जानने से आपको क्या मिलता है? दूसरों का व्याप्ति ज्ञान अच्छा है कि नहीं है ये आप जान सकते हैं। जैसा हमने हमारा पिछले क्लास में एक एग्जाम्पल लिए थे, मैं दिखाता हूँ। हाँ, यहाँ देखिए, यहाँ क्या है? यहाँ ये बंदा बोल रहा है कि इस पहाड़ के ऊपर वन्य नहीं हो सकता है क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पे है। ये पहाड़ का जो हाइट है वो बहुत बड़ा है और इसका व्याप्ति क्या है? whichever is very highly placed, it cannot have fire, like I cannot lit a candle on the terrace. उसका व्याप्ति क्या है? हाइट में जो रहता है वहां वन्य नहीं होता है। अभी इस व्याप्ति में आपको छिद्रान्वेष करना है। हाइट और वन्य इन दोनों के बीच में अविनाभाव नहीं है ऐसा आपको स्थापित करना है। ये कब आप स्थापित कर सकते हैं? जब आप इस प्रोसेस को जान पाते हैं तभी आप कर सकते हैं। इसीलिए व्याप्ति का प्रोसेस को जानना बहुत अहम चीज बन जाता है। हम थोड़ा आगे जाएंगे। और पक्ष साध्य
और हेतु, ये तीन चीज एक फंडामेंटल हो जाता है। और एक फंडामेंटल चीज है कि पक्ष, सपक्ष और विपक्ष बोल के तीन तरह का लोकेशन इस अनुमान प्रयोग में हमको दिखाई देता है। हम एक उदाहरण को लेके वो तीन तरह क्या क्या होते हैं एक बार देखेंगे। ए पक्षा इज दैट विच पोसेसेस साध्यम, ये तो आप जानते हैं। जहां मैं साध्य को अनुमान कर रहा हूं वो लोकेशन जो है वो मेरा पक्ष बन जाता है। When fire is to be inferred on the mountain on the basis of smoke, mountain is paksha. मैं जब धूम को देखकर पर्वत के ऊपर वन्ही को साध्यता, वन्ही को अनुमान करता हूं, उस संदर्भ में पर्वत मेरा पक्ष बन जाता है। When a disease is to be inferred in Rama on the basis of some special symptoms, Rama is paksha. मैं जब राम में कुछ सिम्टम को देखकर एक रोग को अनुमान करता हूं, उस संदर्भ में रामा मेरा पक्ष बन जाता है। यहां कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना है। और दूसरा हम देखेंगे अभी, उसका नाम है सपक्ष। पक्ष के बाद सपक्ष बोल के आता है। ये सपक्ष क्या है? सपक्ष इज दैट विच पोसेसेस द साध्यम where there is no doubt about its existence। देखिए, मैं जब दूर में पहाड़ के ऊपर धूम को देखकर वन्ही को अनुमान करता हूं, उस संदर्भ में मुझको डाउट है। क्या डाउट है? क्या इस पर्वत के ऊपर वन्ही है या नहीं है? क्योंकि मैं साक्षात वन्ही को नहीं देख पाता, उसी संदर्भ में ही मैं अनुमान प्रक्रिया, अनुमान का जो प्रक्रिया है वो करता हूं। फिर भी जो मेरा दृष्टांत है, अन्वय दृष्टांत है, माई पॉजिटिव एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इज ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो मेरा पॉजिटिव एग्जाम्पल है, जो अन्वय व्याप्ति में मैं समझता हूं, वो मेरा सपक्ष बन जाता है। जैसा मेरा पहला उदाहरण में, when fire is to be inferred on the mountain on the basis of smoke, the kitchen is sapaksha। मेरा जो पाकशाला है, जहां बहुत धूम भी है, वन्ही भी है, मैं ये निश्चित रूप से जानता हूं कि वहां वन्ही है। निश्चित रूप से जानना यहाँ बहुत अहम चीज है। मतलब ये तो स्मृति हो गई ना सर? हाँ, सपक्ष में स्मृति का भी उपयोग होता है। सपक्ष में हम स्मृति को स्मृति का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये मेरा स्मृति है, वो मेरा सपक्ष बन जाता है। सपक्ष में क्या होता है? अन्वय व्याप्ति होता है। अन्वय व्याप्ति जहां होता है वो मेरा सपक्ष बन जाता है। और दूसरा है, when a disease is to be inferred in drama on the basis of some special symptoms, Suresh, who is confirmed with this disease and those symptoms will become my sapaksha. Okay, in the second example, वो मरीज जिसमें सिम्टम्स भी है और मैं दावे से कह सकता हूं कि वो इस रोग का मरीज है, ऐसा जो व्यक्ति है वो मेरा सपक्ष बन जाता है। सपक्ष में डाउट नहीं है, पक्ष में डाउट होता है। पक्ष में डाउट होता है, सपक्ष में डाउट नहीं होता। और सपक्ष में अन्वय व्याप्ति होता है। जी, कुछ डाउट है यहाँ? हाँ, क्षम्यतां महोदय। हाँ, ये पक्ष को हम अधिकरण कह सकते हैं। वो अधिकरण है, फिर भी हमको ये टेक्निकल वर्ड को भी समझना है। अधिकरण बहुत सामान्य पद हो जाता है। इट्स अ वेरी वास्ट टर्म। वी कैन नॉट कन्फाइन दैट टर्म टू वन टू दिस पर्टिकुलर सिस्टम। हाँ, और वन मोर क्वेश्चन, ये व्यतिरेक व्याप्ति के बारे में
वैयाकरण में भी एक स्टेटमेंट में लिया था कि जो इत्संज्ञक होता है वो सभी वर्ण अदर्शन हो जाएंगे, किंतु हाँ जो अदर्शन वर्ण है वो सभी तो इत्संज्ञक नहीं है। वहां हाँ पे व्यतिरेक हाँ, व्याप्ति देखिए अन्वय कर सकते। जहां जहां अन्वय व्याप्ति है उस सभी जगहों में व्यतिरेक व्याप्ति का होने की जरूरत नहीं है। हाँ कुछ चीज वैसा भी है जहां व्यतिरेक व्याप्ति नहीं है, अन्वय व्याप्ति ही है, वैसा भी हो सकता है। हाँ, तो सभी इत्संज्ञक वर्ण अदर्शन हो जाते हैं, ये हम्म तो अन्वय व्याप्ति बोल सकते हैं। हाँ किंतु रिवर्स तो सच सच नहीं है, या व्यतिरेक व्याप्ति नहीं बोल सकते। फाइन, ऐसा बोल सकते हैं। फाइन। जो किसी का भी अदर्शन हो जाता है वो इत्संज्ञक है, ऐसा भी व्याप्ति नहीं है ना। हाँ, नहीं, जो नहीं, इत्संज्ञक होता है वो सब भी अदर्शन हो आदर्शन होता जाता। है। हाँ, हाँ सो एक ही तरफ में व्याप्ति है। ओके। हाँ, हम्म? फाइन। और तीसरा है हमारा विपक्ष, इसको हम विपक्ष बोलते हैं। इसका भी प्रयोग प्रांतीय भाषाओं में अपोजिशन इस अर्थ में होता, अपोजिशन, विपक्ष। विपक्ष का ये अर्थ है, ये नेगेटिव एग्जाम्पल है, काउंटर एग्जाम्पल बोलते हैं आंग्ल भाषा। विपक्षा is that which possesses the absence of साध्यम about which there is no doubt। जिसका हम साध्य करने वाले हैं, जिसका हम अनुमान करने वाले हैं, उसका अभाव यहाँ निश्चित है, वो जो है वो मेरा विपक्ष होता है, वो मेरा काउंटर एविडेंस, काउंटर एग्जाम्पल बोल सकते हैं। जैसा where when fire is to be inferred on the mountain on the basis of smoke, the big lake is called vipaksha। the big lake, वो जो बड़ा सा वाटर बॉडी जो है जिसमें वन ही नहीं है, वो मेरा विपक्ष बन जाता है। इसी तरह when a disease is to be inferred in the Ram on the basis of some special symptoms, Mahesh, who is confirmed not to have that disease, is the vipaksha। जिसमें वो रोग नहीं है, वो सिम्टम भी नहीं, वो सिम्टम भी नहीं है, रोग भी नहीं है, ऐसा जो व्यक्ति है वो मेरा विपक्ष बन जाता। जब मैं अनुमान करने वाला हूं उस संदर्भ में मुझको पक्ष, सपक्ष और विपक्ष, ये तीन चीजों को जानना बहुत जरूरी है। अभी आपको मालूम होता है कि पक्ष, साध्य, हेतु, व्याप्ति, उदाहरण, पक्ष, सपक्ष, विपक्ष, ये जो 7 चीज हैं, ये बहुत अहम चीज होता है। इन चीजों में आपका थोड़ा ध्यान जरूरी है। मंजूषा जी, प्राजक्ता जी, थोड़ा समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। ओके, थोड़ा आगे जाएंगे हम। अभी ये टेबल देखिए आप, ये टेबल में क्या है, कुछ क्या बोलते हैं, परमिटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस को हम देखेंगे। कितना तरह का संदर्भ हो सकता है हम एक बार देखेंगे। यहाँ जो ये प्लस मार्क है, इसका अर्थ है कि वहां सर्वत्र वो है, सपक्ष में सभी सपक्षों में वो है। अभी एक देखिए, प्लस मार्क का क्या है, सर्वस्मिन, सभी जगहों में है। माइनस मार्क का क्या अर्थ है, सभी जगहों में नहीं है। प्लस और माइनस एक ही बार है तो उसका अर्थ है कुछ सपक्षों में है, कुछ सपक्षों में नहीं है, कुछ विपक्षों में है, कुछ विपक्षों में नहीं है, ये अर्थ है। और 0 बोले तो उसका अर्थ है सपक्ष ही नहीं है, विपक्ष ही नहीं है, ऐसा संदर्भ हो सकता है। हम एक बार देखेंगे, हम हमारा पहला उदाहरण है
पर्वतः वह्निमान् धूमात्, इस पर्वत के ऊपर वह्नि है क्योंकि मैं धूम को देख पा रहा हूं। ये मेरा पहला उदाहरण है। उस उदाहरण के हिसाब से सपक्ष होता है, क्या सपक्ष होता है इस उदाहरण में? पर्वत नहीं, पर्वत पक्ष है जिसमें मैं सपक्ष किचन, हाँ, सपक्ष किचन या होता है यज्ञशाला। किचन, नहीं तो होमशाला। ये मेरा सपक्ष होता है। अभी प्लस बोले तो सभी सपक्षों में हेतु है। अभी देखिए इसका हेडिंग क्या है, सद्धेतु। सद्धेतु, सद्धेतु बोले तो समीचीन हेतु सद्धेतु। ये जो सद्धेतु अच्छी तरह का हेतु जो है वो सभी सपक्षों में है, सभी विपक्षों में भी है, ऐसा भी हो सकता है। अभी देखिए हम परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस में देख रहे हैं ना। पक्ष, सपक्ष और विपक्ष, ये तीन क्या है, लोकेशन है। किसका लोकेशन है? हेतु का लोकेशन है। हम पक्ष को थोड़ी देर बाजू में रखेंगे, सपक्ष और विपक्ष को लेंगे। सभी सपक्षों में है, सभी विपक्षों में है, ये एक विकल्प हो गया। सपक्ष सभी सपक्षों में नहीं है, सभी विपक्षों में है, ये दूसरा विकल्प। कुछ सपक्षों में है, सभी विपक्षों में है, ये तीसरा विकल्प। ऐसा हम विकल्प करेंगे तो हमारे पास 15 sorry 16, I don't know the numbers, right? There are 16 types of instances we can find. इस तरह का संदर्भ में केवल 3 ही जगहों में ये सद्धेतु बन सकता है। वो 3 जगह क्या है? सभी सपक्षों में हेतु है, सभी विपक्षों में हेतु नहीं है, तो ये सद्धेतु बन जाता। सद्धेतु बोले तो समीचीन हेतु। सो समीचीन हेतु, जिस हेतु को देखकर हम अनुमान कर सकते हैं वो सभी सपक्षों में रहता है और किसी भी विपक्ष में नहीं रहता है। ये उसका पहला कैरेक्टराइजेशन है। और दूसरा संदर्भ है कि उसका सपक्ष ही नहीं है और सभी विपक्षों में नहीं, सपक्ष भी नहीं है, सभी विपक्षों में भी नहीं है, तो वो भी सद्धेतु बन सकता है। और तीसरा है सभी सपक्षों में रहता है, विपक्षी ही नहीं है, ऐसा भी एक क्या बोलते हैं संदर्भ हो सकता है। ये जो पहला संदर्भ है, सभी सपक्षों में रहता है, किसी भी विपक्ष में नहीं रहता है, इसको हम बोलते हैं अन्वय व्यतिरेकी। इसको हम बोलते हैं अन्वय व्यतिरेकी। ये थोड़ा नया है, आपको समझ में भी नहीं आ सकता है, चिंता मत कीजिएगा। हम फिर से उदाहरण पुरस्सर हम अगले बार जब मिलेंगे तब मैं सिखा दूंगा, उसमें कुछ बात नहीं है। और दूसरा जो संदर्भ है, सभी सपक्षों में रहता है, विपक्ष ही नहीं है, ये जो संदर्भ है इसको हम बोलते हैं अन्वयी, केवलान्वयी बोलते हैं इसको। केवल अन्वय व्याप्ति ही है उसमें, उस तरह का हेतु हो जाता है केवलान्वयी। और तीसरा है सपक्ष ही नहीं है और सभी विपक्षों में नहीं रहता है, ये तीसरा बन गया है, ये मेरा केवल व्यतिरेकी हो गया। केवल व्यतिरेकी। इस तरह से 3 तरह की सद्धेतु बन सकता है, अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी। ये 3 आपको हो सकता है। यहाँ मैं आज का पाठ को समाप्त करना चाहता हूँ। कुछ प्रश्न है क्या आपको? एक बार अन्वय व्यतिरेकी
पुनः हाँ। पुनरेकवारं जिस वदतु। हेतु में अन्वय व्याप्ति भी है और व्यतिरेक व्याप्ति भी है, वो हमारा अन्वय व्यतिरेकी हो जाता है। जैसा मैंने बोला था कि इस पर्वत के ऊपर वन ही है क्योंकि मैं धूम को देख पा रहा हूं। ये जो अनुमान प्रयोग है, यहाँ धूम जो है वो अन्वय व्याप्ति भी है वहां और व्यतिरेक व्याप्ति भी है। कैसा? हाँ। जहां जहां धूम है वहां वहां वन ही है, ये अन्वय व्याप्ति है। हाँ। वहां है वो व्याप्ति। हाँ। जहां धूम नहीं है वहां वन ही, हाँ, जहां वन ही नहीं है, जहां जहां वन ही नहीं है वहां वहां धूम भी नहीं है, ये मेरा व्यतिरेक व्याप्ति भी हो गया। इसलिए वो जो हेतु है वो अन्वय व्यतिरेकी है। हाँ। उसके ऊपर और भी हम एक्सरसाइज करेंगे। हाँ। ओके। और एक प्रश्न महोदय, like in the last column you said that it is सपक्ष में, सभी सपक्ष में होते हैं किंतु विपक्ष में नहीं होता है। हाँ, हाँ, can we give an example like this? In all the gold ornaments, gold is present, but gold is not present in a part or in any other law. That can we give that no, as an that example? we can't give. I will give you a good example here. So सपक्ष बोले तो मेरा उदाहरण में इस पर्वत के ऊपर वन ही है क्योंकि यहाँ धूम है, ये जो मेरा स्टेटमेंट है, यहाँ हाँ। सपक्ष बोले तो यज्ञशाला, किचन, हाँ। मेरा फ्रेंड का किचन, इस तरह का जहां जहां वन ही है वो सब मेरा सपक्ष बन जाता है। हाँ। जहां जहां सपक्ष बोले तो वन ही है, वहां वहां धूम भी है। हाँ। सभी सपक्षों में धूम रहता है। हाँ। और दूसरा है सभी विपक्षों में धूम नहीं रहता है। विपक्ष है वाटर बॉडीज, ऑल काइंड्स ऑफ वाटर बॉडीज, वेर एवर देर इज नो स्मोक, वेर एवर देर इज नो फायर, सॉरी, विपक्ष बोले तो वेर एवर देर इज नो फायर। हाँ, I got it. हाँ. So in this way, I have many things to show, but the thing is, if I say everything in one class, you can't digest it. Correct. Okay. Okay, so that is why I'm not overburdening your capabilities. So I want to end my session here, and I also have prepared something for you. I will share these things with you soon. By that you can do some exercises and send me your what you say assignments also. I will be sharing this in that Google form which is shared by the institute. Okay. So I shall end my session with a small Mangalam. Om Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwarah, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Hari Om. धन्यवाद सर। नमस्ते। धन्यवाद।